my channel Fiction Addiction. Here we are with a novel in the Embrace, A Tale of Soul. So let's start today's part. तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर सान एंड इबो अपना एक हैप्पी फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे एंड उस फैमिली टाइम के अंदर किसी ने डिस्टर्ब कर दिया था, यानी कि गेट पर कोई आया था. लेट्स फाइंड आउट कि गेट पर कौन था. पर उससे पहले जितने भी लोगों ने कमेंट सेक्शन में हुआन लिखा था वो सब बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है. तो गेट पर हुआन ही था. देखते हैं हुआन क्या कर रहा है गेट पर. जैसे ही इबो ने दरवाज़ा खोला सामने हुआन खड़ा हुआ था. नहीं सिर्फ हुआन खड़ा था, उसके साथ साथ बाकी 3-4 लोग और भी खड़े थे और उनके पीछे उनकी टीम खड़ी हुई थी. एंड उन सबका चेहरा देखकर कोई भी कह सकता था कि सब भौचक्के थे, यही कहो हद से ज़्यादा परेशान थे. एंड हो भी क्यों ना, जिस हालत में कल इबो का फ़ोन उनके पास पहुंचा था सब लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गए थे. और उस पर से भी कल से कितने सारे लोग इबो को कॉल ट्राई कर चुके हैं, चाहे वो जियांग चैन हो, चाहे वो हुआन हो, चाहे वो हाउशवान हो, जी हो, या फिर उन लोगों के सेक्रेटरी हो, या फिर बाकी और भी कोई लोग हो. इबो को कितने ही सारे कॉल्स आ चुके हैं पर इबो ने एक भी कॉल अटेंड नहीं किया बिकॉज उसका फ़ोन स्विच ऑफ था. कहो उसे जानबूझकर फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया था या उसका फ़ोन कहीं बिना बैटरी के पड़ा हुआ था. उसे खुद भी पता नहीं है कि उसका फ़ोन एग्जैक्टली है कहाँ, क्योंकि जान जब से होश में आया तब से इबो अपने होश में नहीं है. और आलम अब ये है कि सब लोग हैरान परेशान सामने खड़े हुए हैं एंड इबो कंफ्यूजन में उन्हें देख रहा है. इबो ने अटकते हुए कहा हुआन ने कहा लान वांग इबो. पर इससे पहले कि हुआन कुछ भी कहता, चैंग का एक जोरदार फ्लाइंग पंच इबो के फेस पर पड़ता है. इतनी जोर से पड़ता है कि वो ऑलमोस्ट गिरते गिरते बचता है. इबो ने चिल्लाते हुए कहा व्हाट द फक. पर इससे पहले कि वो आगे कुछ भी कहता, चैंग ने तुरंत अंदर आते हुए कहा व्हाट द फक, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है. हाँ, ये कहते हुए चैंग ने इबो को वही फर्श से उठाया और उसकी कॉलर को पकड़कर वही दीवार पर प्रेस करते हुए कहा तो तुम्हारी सांसें चल रही हैं. मुझे तो लगा कि तुम मर चुके हो एंड यहाँ मुझे तुम्हारी डेड बॉडी मिलेगी. पर ये अच्छा है कि तुम यहाँ जिंदा हो, क्योंकि आई स्वेर अगर तुम मर गए होते ना तो मैं तुम्हें इतना मारता कि तुम. पर इससे पहले कि चैंग आगे कुछ भी कहता, इबो ने चैंग की चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहा हे डूड काम डाउन. मरे हुए इंसान को कोई कैसे मार सकता है एंड तुम मुझे मार ही क्यों रहे हो. कितने जोर से तुमने मेरी आंख पर मारा है. चैंग आई स्वेर अगर मेरी आंख पर कोई भी निशान आया ना, चैंग ने कहा अगर आया तो क्या करोगे तुम. सच में मैं तुम्हें इतना पीटना चाहता हूँ ना कि तुम्हारा जो चेहरा है ना इसमें इतने सारे निशान बन जाए कि कोई भी तुम्हें पहचान ना पाए, खासकर वो इंसान जो. इससे पहले कि चैंग कुछ भी कहता इबो ने कहा उनके बारे में कुछ मत कहना. चैंग ने कहा मैं तो कहूंगा, जरूर कहूंगा, क्योंकि सच में तुमने मुझे इतना दुखी कर रखा है ना कि मेरी जिंदगी जीते जी तुमने हेल बना रखी है. आखिर मैं कितनी टेंशन को पालूं, मैं भी एक इंसान हूँ. मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मैं जब यहाँ से लेकर चाइना से लेकर यहाँ आया हूँ मुझे लगा कुछ हो गया होगा. एंड तुम ऊपर से फ़ोन नहीं उठा रहे थे, पर तुम तो यहाँ भले चंगे खड़े हुए हो एंड ऊपर से सांस भी ले रहे हो. इबो ने इरिटेट होते हुए कहा तो तुम्हें मेरे सांस लेने से प्रॉब्लम है. चैंग ने कहा बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हो कि मेरा दिमाग ऑलमोस्ट फटने वाला है. उन दोनों के ऐसे बिक्रिंग देखकर एक हुआन ने डिस्टर्ब करते हुए कहा गाइस जेंटलमैन, आई थिंक हम लोगों को थोड़ा धीमे बात करनी चाहिए एंड सिविलाइज पीपल की तरह बात करनी चाहिए. ये ज़्यादा ठीक नहीं होगा. ये तो हुआन अंदर आ गया था घर के एंड उसके साथ साथ हाउशवान भी आ गया था और उनकी जो मेडिकल टीम बाहर खड़ी हुई थी वो बस इधर उधर देख रही थी कि या फिर माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी. चैंग ने कहा हुआन आपको तो शायद ये कहना छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि मुझे दिखा था आप कितने ज़्यादा परेशान थे जब आपका फ़ोन मेरे पास आया था. अब आप कुछ नहीं कहेंगे, आप इस इंसान से कुछ भी नहीं कहेंगे कि इस इंसान ने हम लोगों को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक दे दिया था. आखिर वजह क्या थी फ़ोन को इस तरीके से बंद करने की. एंड एक तो इस डम स्टूपिड इंसान ने सिर्फ एक ही नंबर हम लोगों को दे रखा है. एक देता है, दूसरा बंद कर देता है, दूसरा देता है, तीसरा बंद करता है. आई डोंट नो कि ये क्या कर रहा है, ये क्या करने वाला है. मुझे लगता है जान के साथ साथ ये भी पागल होने वाला है. एंड मुझे लगता है इन दोनों को ही हमें कहीं बरी कर देना चाहिए ताकि इस सारी टेंशन से हम लोग बस इजाज़त पा ले. तो चैंग सिर्फ बड़बड़ कर रहा था. इवन तुरंत चिल्लाते हुए कहा चैंग माइंड योर लैंग्वेज. चैंग ने कहा व्हाई, क्योंकि तुम्हारे रहते हुए मेरी परेशानी कम नहीं हो सकती है. तुम्हारी परेशानियां सिर्फ मुझे हार्ट अटैक देती हैं. मेरा ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा. एंड वो जी उसने मेरा दिमाग सड़ा रखा है. आई स्वेर तुम सब मिलकर एक दिन मेरी जान ले लोगे. तुम सब मिलकर मेरी जान ले लोगे. हाँ, ये कहते हुए चैंग लंबी लंबी सांसें लेकर वहीं गेट का सहारा लेकर खड़ा हो गया था, क्योंकि लिटरली उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी. वो गुस्से में भी था, टेंशन में भी था. लिटरली वो इस वक्त इबो पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था. चैंग की ऐसी हालत को देखकर फाइनली हाउशवान ने इस पूरे माहौल के अंदर इंटरवीन करने के बारे में सोचा. उसने चैंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा डूड आई थिंक तुम्हें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए. इतना गुस्सा करोगे तो वक्त से पहले ही बूढ़े हो जाओगे. एंड जी का उसके बाद क्या होगा आई डोंट नो. वैसे मैं तुम्हें बता दूं जी के पास अभी भी बहुत सारे प्रपोजल. इससे पहले कि हाउशवान आगे कुछ भी कहता, चैंग ने क्लियर कर उसे देखा जैसे कि वो इशारा दे रहा हो तुम शुरू मत हो जाना वरना याद रखना तुम्हारी भी. हुआन ने कहा ओके ठीक है चलो सब शांत हो जाओ, सब बिल्कुल शांत हो जाओ. एंड लान वांग इबो What's wrong with you? हाँ, इबो ने तुरंत अपने आप को ठीक करते हुए कहा आई एम सॉरी हुआन हुआन ने कहा यस एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था तुम्हारा. कितना टेंस कॉल आया था एंड उसके बाद तुम बस गायब हो गए. पर तुम्हें ये समझना होगा आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन एंड वट एवर यू डू, बट मैन हम लोग बहुत दूर हैं. वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ऑलरेडी बहुत टाइम लगता है. इस क्रिटिकल सिचुएशन में तुम एकदम से इस तरीके से गायब हो जाओगे तो हम लोग कैसे. पर इससे पहले कि वहाँ आगे कुछ भी कहता
इबो ने तुरंत हुआन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आई एम सॉरी, बट आई मीन मैं इतना ज़्यादा ओवरली एक्साइटेड हो गया था ना कि मैं आपको कॉल करना ही भूल गया। आई एम रियली सॉरी हुआन का, आई एम रियली सॉरी। ये कहते हुए उसने बस हुआन को खींचकर गले लगा लिया था। एंड जितने भी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे सब बस शॉक हो गए। सबको ऐसा लग रहा था इबो का शायद दिमाग चल गया है। इस पूरे घर में रहते ज़हान की टेंशन लेते इबो सच में अपने दिमाग को खो चुका है, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके का कल इबो का कॉल आया था सबको लग रहा था इस वक्त इबो रो रहा होगा, टेंस होगा, फ्रस्ट्रेट होगा। एंड जिस तरीके का उसका हाल या ब्रेकडाउन पहले दिखा था वैसा ही कुछ होगा, पर यहाँ तो माहौल ही बदला हुआ है ना। इबो मुस्कुरा रहा है एंड वो भी बिल्कुल ऐसे वैसे नहीं, गुलाब की तरह मुस्कुरा रहा है। एंड उसकी मुस्कुराहट के अंदर चैंग को सिर्फ टेंशन फील हो रही है। चैंग ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, डूड शांत हो जाओ, ठीक है मैंने तुम पर गुस्सा किया, पर तुम ठीक तो हो ना? ये कहते हुए उसने इबो के कंधे पर हाथ रखा। इबो ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? चैंग ने कहा, तुम्हें क्या होना है? तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो इबो। आई एम सॉरी, ओके आई एम सॉरी, मैं तुम्हें पंच किया कि तुम्हें ज़्यादा जोर से लग गया। ये कहते हुए वो इबो की आंख देखने लगा जहाँ पर सच में चैंग का पंच नजर आ रहा था। वो एरिया थोड़ा सा रेड हो गया था। एंड चैंग के सर की कंसर्न देखकर इबो का हार्ट थोड़ा वार्म हो जाता है। वो जानता है चैंग चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, उसके ऊपर कितना भी इरिटेट हो जाए, कितना भी चिल्ला ले, पर एंड में चैंग एक सॉफ्टी है, बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट बॉल की तरह। एंड जब भी वो टेंशन में देता है वो ऐसे ही पिघल जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इबो ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तुमने बहुत जोर से मारा है चैंग, एंड लिटरली मुझे दर्द हो रहा है, एंड ये निशान जरूर छोड़ देगा। सान का क्या कहेंगे? जैसे ही सान का जिक्र आता है चैंग का हाथ रुक जाता है। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, सान का इस सान के अलावा तुम्हारी जिंदगी में और कोई है क्या? मैं कोई इंपॉर्टेंस रखता हूँ या नहीं? कभी मेरे बारे में पूछ लिया करो कि मेरी जिंदगी में क्या दुख है, तकलीफ है, खुशी है, क्या नहीं है। हर तरफ सान का। खैर मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इस बारे में बोलना फिजूल है। इबो ने हंसते हुए कहा, हाँ शायद फिजूल तो है, खैर लेकिन मुझे तुम्हारी भी चिंता है चैंग, ऐसी बात नहीं है। आई लव यू सो वेरी मच, पर क्या करूँ आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ। आई मीन कल से मुझे यकीन नहीं आ रहा जो कुछ भी हुआ है ना, हुआन का, हाउशवान का, इबो इज सो मच हैप्पी, सो मच हैप्पी। उसको अपनी लाइफ की सारी खुशियाँ मिल गई। ये कहते हुए उसने चैंग को हक किया। एंड अब चैंग को और ज़्यादा टेंशन बढ़ गई थी। इबो की ऐसी हरकतें देखकर, उसकी ऐसी हालत देखकर, एंड जिस तरीके से वो बोल रहा था चैंग को ऐसा लग रहा था शायद इबो का दिमाग सच में चल चुका है। तभी चैंग ने इबो को पकड़ते हुए कहा, वो तो ठीक है पर हुआ क्या है? ज़हान ठीक तो है इबो? वो सांसें ले रहा है ना? जैसे ही चैंग का ये सवाल सुना इबो ने चैंग को दूर करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? चैंग ने कहा, वो सांसें ले रहा है ना? वन ने कहा, चैंग। हाउशवान ने कहा, ऑफ कोर्स वो सांसें ले रहा होगा चैंग, क्या पूछ रहे हो तुम? चैंग ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें इसकी हालत नहीं दिखाई दे रही है? ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है? मुझे तो लगता है कुछ बहुत बड़ी बात हुई, इसी वजह से उसका दिमाग चल गया है, वरना मुझे तो उस वक्त। जैसे कि वो आगे कुछ ही कहता तभी ऊपर से चीखती हुई आवाज आती है। उस आवाज से चीखते हुए कहा, डाडा प्लीज कम फास्ट। ये कहते हुए यूजा वहाँ कॉरिडोर में आ गया था। एंड यूजा की तरह की आवाज सुनकर सब बस चुप हो गए। एंड इबो का ध्यान भी अब तुरंत यूजा की तरफ गया। उसने यूजा की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ यूजा? यूजा ने कहा, प्लीज जल्दी आइए, डैड इज नॉट ओके। जैसे ही वो ये सुनता है एक उसकी पूरी बॉडी के अंदर से शिवर दौड़ जाता है। एंड जो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर कुछ देर पहले थी वो जैसे कहीं गायब हो गई थी। एंड सिर्फ अब डर नजर आ रहा था। इबो ने आगे बढ़ते हुए कहा, यूजा सान का क्या हुआ? हाँ वो ठीक तो है ना? यूजा ने कहा, नो ही इज नॉट ओके, प्लीज डाडा प्लीज कम। ये कहते हुए यूजा सिर्फ गेट की तरफ इशारा कर रहा था जहाँ पर सान सोया हुआ था। इबो बस कुछ भी नहीं सोचता। एंड एक डर की लहर के साथ वो बस सबको छोड़ता हुआ ऊपर कॉरिडोर की तरफ भागने लगता है। एंड यूजा एंड इबो का वो जो कॉन्वर्सेशन को सुनते हुए बाकी सब लोगों की हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी। जो अभी तक इबो की बातों में लीन थे वो लोग भी अब उस दिशा में देखने लगे। चैंग ने हुआन की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था सच में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गॉड क्या हुआ होगा अब क्या हुआ होगा? आई होप बस ठीक हो। ये कहते हुए चैंग भी दौड़ने लगा। एंड उसके पीछे हुआन एंड हाउशवान के साथ उनकी मेडिकल टीम भी आगे बढ़ने लगी। सब लोग सिर्फ कॉरिडोर के अंदर भाग रहे थे। एंड सबसे पहले जो ऊपर कॉरिडोर में पहुंचा था ऑफ कोर्स इबो था। इबो तुरंत वहीं जमीन पर बैठता है एंड यूजा को अपनी गोद में भरते हुए कहता है, व्हाट हैपेंड बेबी? क्या हुआ डैड को? हाँ ठीक है। नहीं कहते हुए यूजा को लेकर खड़ा हो जाता है। यूजा की आंखों में आंसू थे। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, नो ही इज नॉट ओके, ही इज इन बाथरूम, गगा के साथ वो बाथरूम में है। जैसे ही यूजा की बात सुनता है इबो वो बस कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है। एंड वो अपनी बेड की तरफ देखता है जहाँ सच में कोई नहीं था। एंड बाथरूम में से आवाजें आ रही थी जो इबो को डराने के लिए काफी थी। इबो यूजा के साथ आगे बढ़ता है। बाकी सब लोग बस रूम में आ गए थे। सब लोग बस शॉक हो जाते हैं। वो बेड की तरफ देखने लगते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं था। एंड गेट पर से आवाज आ रही थी। सब लोग सिर्फ यही सोचने लगते हैं कि आखिर व्हाट एक्जेक्टली हैपेंड। तभी इबो यूजा को लेकर बाथरूम में आता है। बाथरूम का नजारा देखकर वो शॉक हो जाता है। उसने यूजा को वहीं जमीन पर उतारा एंड सान की तरफ चलाते हुए कहा, सान का? ठीक है हुए वो सान की तरफ भागता है क्योंकि सान इस वक्त वॉमिट कर रहा था। एंड वो बस फर्श पर बैठा हुआ था कबोर्ड को पकड़े हुए। उसका चेहरे की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। एंड उसको देखकर ईसा भी बस घबराया हुआ और रोया हुआ सा लग रहा था। एंड जैसे उसने इबो को देखा उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, डाडा लुक देखिए ना, डैड को क्या हो गया? ये कहते हुए वो सान की कमर को सहलाने लगा। एंड इबो ने भी सान को उसकी कमर से पकड़ते हुए कहा, सान का क्या हुआ आपको? हाँ आप ठीक तो है? हाँ क्या हो क्या रहा है आपको? हाँ प्लीज सान का मुझे बताइए। पर सान इस हालत में था ही नहीं कि वो कोई जवाब दे सके। वो सिर्फ वॉमिट कर रहा था। एंड उसको लोअर एब्डोमेन में कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा था और उसका बॉवल बिल्कुल भी इस वक्त संभाल नहीं पा रहा था किसी भी चीज़ को। इसीलिए वो कोई भी जवाब नहीं दे सकता था। ना ही वो इबो के वर्ड्स को प्रोसेस कर पा रहा था।
इंसान की ऐसी हालत को देखकर हिबो ना ही सिर्फ डरा था, वो अंदर तक हिल गया था और ये सब उसकी बॉडी में भी नजर आ रहा था। वो कांप रहा था, जान को पकड़ तो रहा था पर वो पकड़ इतनी मजबूत नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है। उसका माइंड कंप्लीटली ब्लैंक था। वो सिर्फ जान के बालों को उसके कान के पीछे टक कर रहा था, उसे संभाल रहा था। एंड इतने में बाकी सब लोग बाथरूम में आ जाते हैं। हुआन, हाउशवान, चैंग, सब लोग बस शॉक थे। जान को इस तरीके से देखकर किसी को यकीन नहीं आ रहा था। जान जाग चुका है, वो उनके सामने इस हालत में है। आई मीन ये मिरेकल हुआ कैसे? एंड हुआ तो हुआ, उन्हें इसके बारे में क्यों कुछ नहीं पता चला? किसी के पास कोई भी वक्त नहीं था कि कोई क्या रिएक्शन दे, क्योंकि सब लोग शॉक खड़े हुए थे अपनी जगह पर। तब तक जब तक कि इवन चिल्लाते हुए हुआन का नाम नहीं पुकारा। उसने हुआन की तरफ देखते हुए कहा, हुआन का हेल्प कीजिए ना, हेल्प कीजिए, सानका को कुछ हो रहा है, सानका को कुछ हो रहा है, प्लीज प्लीज हाउशवान देखो ना, प्लीज देखो। ये कहते हुए वो उनकी तरफ प्लीडिंग आई से देखने लगा। एंड इबो की तरीके की आवाज सुनकर फाइनली उन सभी लोगों का स्टांस टूटा था। तब मैंने चैंग चिल्लाते हुए कहा, व्हाट द हेल, सान कब होश में आया? उसके बाद हाउशवान ने कहा, तुम लोगों ने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? ये तो वो दौड़ता हुआ सान के पास जाता है। हुआन भी अपना मेडिकल किट वही साइड में रखता हुआ बस सान की तरफ बढ़ गया था। अगले ही सेकंड दोनों लोग सान के पास थे। हुआन ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? क्या क्या यही वजह है तुमने कल से कॉल नहीं उठाया? हाँ, सान को होश कब आया उसे होश? ये कहते हुए वो इबो की तरफ देखने लगा एंड सान को संभालने की पूरी कोशिश करने लगा। वही दूसरी तरफ इबो की हालत खराब थी, वो कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, उसे डर लग रहा था, इसीलिए वो बस ब्लिंकिंगली सामने की तरफ देखने लगा। हुआन ने कहा, कुछ जवाब दो। ये कहते हुए उसने इबो को साइड किया। इबो ने बस डरते हुए कहा, सान कल उन्हें होश आया एंड मैं बस। ये कहते हुए वो चुप हो गया। हुआन ने कहा, काम डाउन मुझे देखने दो, चेक करने दो उसे। ये कहते हुए उसने फाइनली सान का हाथ पकड़ लिया था एंड हाउशवान ने भी सान का हाथ पकड़ लिया एंड उसके बालों को ठीक करते हुए कहा, सान आर यू ऑलराइट? सांस लो, हाँ, ब्रीथ लो, काम डाउन। ये कहते हुए उसकी पीठ को सहलाने लगा ताकि सान को वो काम डाउन कर सके। एंड हुआन सिर्फ सान के पल्स चेक कर रहा था, उसको कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश कर रहा था। एंड सान हद से ज़्यादा बहुत वीक महसूस कर रहा था, उसे डिजीनेस फील हो रही थी, इसलिए वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। पर कहीं ना कहीं उसे इबो की वो थरथराती हुई आहट महसूस हो रही थी। जो हाथ इबो का उसके शरीर पर रखा हुआ था, सान उसे महसूस कर सकता था, इसीलिए उसने फाइनली थक हार कर अपने चेहरे को ऊपर उठाया एंड अपनी उन आंसू भरी आंखों से इबो की तरफ देखा। एंड इबो का वो चेहरा देखते के साथ ही सान बस अंदर से शॉक हो गया, वो हिल गया। उसने इबो की तरफ आवाज लगाते हुए कहा, हिबो ने कहा, सान का आर यू? पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, एक बार फिर सान वॉमिट करता है एंड वो बस कस कर अपने पेट को पकड़ लेता है क्योंकि उसके एब्डोमेन में बहुत पेन हो रहा था। एंड कहीं ना कहीं हुआन सान के सारे सिम्टम्स को पहचान गया था। उसने सान के साथ देखते हुए कहा, तुमने कुछ खाया है? सान ने कहा, हुआन का अभी वक्त। पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, हुआन ने कहा, गॉड डैम इट, तुम्हें डॉक्टर का किसने बना दिया? शायद इतने सालों में तुम अपनी सारी डॉक्टरी भूल गए हो। तुम कैसे खा सकते हो? तुम भी 6 महीने के बाद उठे हो एंड डायरेक्ट तुमने इस तरीके का डाइट लिया? ये कहते हुए वो सिर्फ सान पर गुस्सा करने लगा। अपने मेडिकल किट को खोलकर वो फाइनली वहाँ से एक सान के लिए एक इंजेक्शन प्रिपेयर करता है। एंड वही दूसरी तरफ जैसे ही इबो ने सुना था, एक उसका हाथ सान के ऊपर से हट जाता है एंड वो बस सान को शॉक में देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या, व्हाट एक्जैक्टली हैपेंड। एंड वो बस इसीलिए खड़ा हो जाता है वहाँ से क्योंकि हुआन और हाउशवान सान को कंप्लीटली ऑब्जर्व कर रहे थे, जैसे संभाल रहे थे। एंड वो बस साइड कोने में खड़ा हो जाता है। उसके पास धीमे से चलते हुए ईसाइड यूजा आ जाते हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे सान की ऐसी हालत को देखकर। दोनों ने इबो की पैर को कस कर पकड़ लिया था। उन दोनों को ऐसी हार्ट को देखते के साथ ही वो ऑलरेडी अपनी स्थान से बाहर आया था। उसने हल्के से अपनी पलकों को चिपकाया जहाँ से आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे एंड उसने ईसा एंड यूजा को बस सिर्फ कस कर पकड़ लिया एंड वो सामने के नज़ारे को देखने लगा। वो जान से दूर खड़ा हुआ था, बहुत दूर। एंड इबो को बहुत अकेला फील हो रहा था यहाँ खड़े होकर। उसे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि सान की इस हालत का जिम्मेदार वो है, उसकी वजह से सान यहाँ पहुंचा है, इसलिए वो कुछ कह नहीं पा रहा था। वो सिर्फ ठंडे शरीर के साथ सामने देख रहा था। एंड उसकी ऐसी हालत देखकर चैंग और ज़्यादा टेंशन में आ गया था। उसने इबो की तरफ आते हुए कहा, हे आर यू ओके? इबो ने चैंग की तरफ देखा एंड सान की तरफ देखते हुए कहा, नो I'm not चैंग ने कहा, सब कुछ ठीक है, वो होश में हाथ हो गया। और तुम्हें क्या चाहिए? थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, हुआन एंड हाउशवान यहाँ है ना, वो संभाल लेंगे, तो तुम अपना ख्याल रखो। तुम शिवर कर रहे हो इबो, आर यू ओके? तो उसने इबो को हाथ पकड़ा एंड वो दोनों बच्चे भी सिर्फ अपनी आंसू भरी निगाहों से इबो एंड जान की तरफ देखने लगे। दोनों को और ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो कस कर इबो की पैंट को पकड़ लेते हैं एंड उनकी इतनी ज़्यादा टाइट एम्बुलेंस को महसूस होते के साथ ही इबो ने सिर्फ उन दोनों बच्चों की तरफ देखा एंड चैंग की तरफ देखते हुए कहा, सब मेरी गलती है चैंग, सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे सान का वो नहीं देना चाहिए। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे भूल गया? सब मेरी गलती है, सब। ये कहते हुए वो सिर्फ अपने सर पर हाथ मारने लगा। उसकी ऐसी हालत को देखकर चैंग और ज़्यादा डर गया था। उसने ये वो दोनों हाथों को मारते हुए कहा, हे पागल हो क्या? बच्चे यहाँ तुम कर क्या रहे हो? सान को कुछ नहीं हुआ है, उसे कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ इबो, शांत हो जाओ। ये कहते साथ ही वो इबो को शांत कराने लगा, पर इबो ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसकी ऐसी हालत को देखकर हुआन भी इबो की तरफ देखता है एंड उसके तरफ देखते हुए कहता है, हे आर यू ओके? अब तुम मत बीमार पड़ जाना, हम सान को संभाल रहे हैं ना, हम उसके बाद काम डाउन हो जाएगी। मैंने उसे इंजेक्शन दिया है, वो थोड़ा असर करेगा एंड ही विल बी ऑलराइट, जस्ट स्टे काम, ओके? ठीक है, तो वो इबो को इंस्ट्रक्शन देने लगा एंड इबो सिर्फ सान को ऐसे ही देख रहा था, हार्ट ब्रोकन होकर। एंड उसके ऐसे हाथ को देखकर कहीं ना कहीं हाउशवान समझ गया था कि क्या प्रॉब्लम हुई होगी, इसीलिए हाउशवान इबो की तरफ देखते हुए कहा, वो ठीक है सान, आर यू ओके?
क्या तुम ब्रीथ कर सकते हो? और ईशान जो भी अपनी स्टांस में डूबा हुआ था वो अपनी आंखों को हल्के से खोलता है। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक लग रही थी एंड उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा छा रहा था। कानों में आवाज़ें गूंज रही थी एंड थानो खुद भी नहीं पता कि उसे एग्जैक्टली क्या सुनाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हाउशान की आवाज़ को सुनते के साथ ही उसने अपनी आंखों को खोला एंड हाउशान के साथ देखते हुए कहा, I'm okay, everything is। लेकिन तो उसने सिर्फ पॉट का सहारा लिया ताकि वो खुद को स्टेबल कर सके। वन ने हाउशान के साथ देखते हुए कहा, इसे वीकनेस फील हो रही है, शायद ये डिजी महसूस कर रहा है, इसे उठाओ एंड अंदर रूम की तरफ लेके चलो। हाँ, हम इसे यहाँ ऑपरेट नहीं कर सकते एंड इसकी हालत को देखकर लग रहा है इसका बाउल ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, तो कमान उठाओ इसे। ठीक है, तो हुआन खड़ा हो गया था एंड वो हाउशान को इंस्ट्रक्शन देने लगा एंड हाउशान ने हुआन की तरफ देखते हुए कहा, मैं उठाता हूँ। ठीक है, तो हुआन बस हुआन को उठाने ही वाला था, तभी इबो चिल्लाते हुए कहा, नो। इबो की ऐसी आवाज़ सुनकर सब बस स्टंट हो गए एंड वो बस इबो को देखने लगे, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तो रो रहा था। अब अचानक से क्या हुआ? लेकिन इबो की हालत को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि उसके माइंड में एक्जैक्टली चल क्या रहा है, क्योंकि वो बस भागता हुआ सान की तरफ दौड़ता है। हुआन के हाथ में से सान को देखते हुए कहता है, मैं सान को खुले कर जाऊंगा, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मैं ठीक कर दूंगा, डोंट वरी। सान का आप ठीक है ना? मैं यहाँ हूँ। ठीक है, साथ ही उसने बस सान को अपनी एम्बुलेंस में उठा लिया था एंड उसे इस तरीके से बिहेव करते हुए देखकर चैन ने सिर्फ अपना सर झटका एंड अपने मन में बुलाते हुए कहा, hopeless bastard, I swear I will kill him with my own hands। हाँ, ठीक है, तो वो सिर्फ इबो को घूर रहा था। हुआन एंड हाउशान भी इबो को ही देख रहे थे। खैर, सबके देखने से इबो को कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि वो बस सान को अगले ही पल उस बाथरूम से बाहर लेकर आता है एंड सान की बॉडी इतनी ज़्यादा लाइट वेट फील हो रही थी कि इबो को ऐसा लगता था जैसे कुछ ना कुछ उठा ही नहीं रखा एंड कल से उसे ऐसा ही फील हो रहा है। लेकिन अभी इबो का ध्यान शायद इस पर और ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि सान की हालत इबो को ठीक नहीं लग रही। उसने बहुत हौले से सान को वही उसके बेड पर लिटाया एंड उसके फेस को ठीक करने लगा, उसके बालों को उसके कान के पीछे टक करने लगा एंड वही साइड टॉवल से वो सान के फेस को पोंछने भी लगा एंड जैसे वो सान के फेस को देख रहा था, सान का फेस बहुत पेल नजर आ रहा था। सान की आंखें बहुत ज़्यादा डल लग रही थी, बिल्कुल उसकी बॉडी की तरह। ऐसा लगा था सान के अंदर कोई एनर्जी है ही नहीं, कोई लाइफ है ही नहीं। एक बार फिर से इबो को वही सीन याद आने लग जाता है जब सान ने ब्लड वॉमिट किया था एंड उस टाइम पर भी सान की कुछ हालत ऐसे ही थी एंड यहाँ एक बार फिर से सान की हालत कुछ ऐसे ही है, इसलिए इबो का शरीर ऑटोमेटिकली से उसे वहीं उस सीन में ले गया था जो कुछ महीनों पहले हुआ था एंड वो ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन कहीं ना कहीं उस पर असर कर रही थी। इसीलिए जैसे सान को वाइप आउट कर रहा था, उसके हाथ के वो हरकतें बिल्कुल कांपती हुई नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं हाउशान एंड हुआन ने नोटिस कर लिया था। हुआन ने इबो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इबो। पर इबो अभी भी सिर्फ सान का चेहरा पूछ रहा था, उसके हाथों को पूछ रहा था, उसकी गर्दन को पूछ रहा था एंड जैसे वो कहीं खो गया था। हाउशान ने हुआन के साथ देखते हुए कहा, आई थिंक हमें इसे भी इंजेक्शन देना चाहिए, क्योंकि इसका भी दिमाग शायद मुझे लगता काम करना बंद कर रहा है। हुआन ने कहा, हाउशान वो सिर्फ टेंस है। हाउशान ने सिर्फ एक स्मिट करते हुए कहा, एंड ये लोग सिर्फ हमें टेंशन देते हैं, नहीं आपको नहीं लगता? हुआन ने कहा, हाँ, शायद। ठीक है, तो वो दोनों सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखने लगे एंड चैंग उन दोनों को सिर्फ घूर रहा था अपने हाथों को बांध कर। तो बच्चे बस उस बेड पर आकर चढ़ जाते हैं, बिल्कुल नन्हे रैबिट्स की तरह एंड वो सान के अगल बगल बैठ जाते हैं। अब इबो एंड उसके दो सोल्जर्स बस सान को काट कर रहे थे एंड उनको इस तरीके से देखकर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या कहना चाहिए। लेकिन फाइनली 10 मिनट के बाद हुआन ने गहरी सांस ली एंड इबो को अप्रोच करते हुए कहा, इबो। ठीक है, तो उसने फाइनली इबो के कंधे पर हाथ रखा एंड हुआन का टच महसूस होते के साथ इबो ने फ्रिंच किया एंड उसने हुआन की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ हुआन का? हुआन ने कहा, आई थिंक हमें सान को कोऑपरेट करना चाहिए एंड तुम लोगों को हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा स्पेस दो, सान को अभी इस वक्त एक फ्रेश एयर की ज़रूरत है। हाँ, मैंने कहा, पर विंडो खुली हुई है, वहाँ से हवा आ रही होगी ना। हुआन का, सान का ठीक तो है ना? ठीक है, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। हुआन ने कहा, वो ठीक है, मैंने उसे इंजेक्शन दिया है, इसलिए वो शायद अभी नींद में है। तो मैंने कहा, फिर से नींद में है? एंड ये सुनकर कहीं ना कहीं ईज़ा एंड ह्यूजा भी अलर्ट हो गए थे। ईज़ा ने कहा, नो डैड इस बार फिर से नींद में नहीं जा सकते। डैड प्लीज उठिए ना, डैड प्लीज, अब आप सो नहीं सकते, अब अभी तो उठे थे, आपने प्रॉमिस किया था कि आप नहीं सोएंगे। डैड प्लीज चकाइए ना डैड को। पर इबो अपने खुद के होश में होता तब तो कुछ कह पाता ना। एंड हुआन ने इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए कहा, अरे मेरा मतलब वो नहीं है, जान अपने होश में है, मैंने बस सिर्फ उसे नींद का इंजेक्शन दिया है ताकि वो कुछ देर के लिए अपनी बॉडी को रेस्ट दे सके एंड मैं पूरी सिचुएशन को समझ सकूं। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, जान उठ जाएगा कुछ देर बाद, आई मीन 1-2 घंटे के बाद वो वापस आ जाएगा। जैसे ही हुआन ने कहा, इबो ने बस अनब्लिंकिंगली हुआन की तरफ देखा जैसे कि उसे ट्रस्ट ना हो। हुआन ने इबो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक है, मुझे जान को एक बार ऑपरेट करने दो, प्लीज स्पेस दो थोड़ा सा। लेकिन तो उसने इबो की तरफ देखा। इबो चाह तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो नोट करता है, सान का हाथ बहुत सिक्योरली होल्ड करता हुआ वो खड़ा हो जाता है। हुआन ने कहा, उसका हाथ, इबो ने कहा, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। एंड इबो का ऐसा जवाब सुनकर हाउशान सिर्फ मुस्कुरा जाता है एंड चैंग अपनी आंखें रोल कर लेता है। हुआन ने कहा, ओके ठीक है जैसा तुम चाहो एंड जैसे तुम्हें तसल्ली मिले, लेकिन मुझे चेक तो करने दो उसे। इबो ने सिर्फ नोट कर दिया था, वो भी अनमने मन से। हुआन ने गहरी सांस ली एंड वो सान के बगल में बैठ गया, उसके वाइटल्स चेक करने लगा एंड अपना जो भी प्रोसीजर था वो फॉलो करने लगा। एंड इसी बीच में उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, एक्जैक्टली सान कब होश में आया था? ठीक है, तो वो सान की आइज चेक कर रहा था। इबो ने हुआन की तरफ देखते हुए कहा, कल रात को। हुआन ने कहा, कितने बजे? इबो ने कहा, एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता, मैं घर पर नहीं था। हुआन ने कहा, तुम घर पर नहीं थे? ठीक है, तो वो उसने इबो की तरफ देखा। इबो ने अपने कॉलर को ठीक करते हुए कहा,
जब मैंने आपको फ़ोन किया था, जब मैंने आपको फ़ोन किया था ना, तो वो मेडिसिन लेने के लिए मैं बस घर से बाहर निकल गया था एंड उस टाइम पर बहुत बारिश हो रही थी, तो मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया एंड उस बीच में जान का जब मैं घर आया तो ही वॉज अवेक। सो एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता, बट ठीक है, तो वो हकलाने लगा। वहाँ ने कहा ओके काम डाउन, ठीक है मैं समझ गया। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ, इबो ने कहा देन हम लोगों ने थोड़ी मैंने जानका से थोड़ी सी बात की एंड हम लोग बेड पर, उसके बाद वहाँ ने कहा आई होप कोई इनअप्रोप्रिएट, मैंने कहा नो कुछ भी नहीं हुआ था, मैं बस हम लोग सिर्फ हक कर कडल कर बेड पर थे एंड दैट्स ऑल। एंड उसके बाद मॉर्निंग में मैं जागा एंड उसके बाद सलसान का भी मूव करने लगा। वो बाहर गए थे एंड वी स्पेंड सम टाइम आउटसाइड एंड उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट तैयार किया। देन ब्रेकफास्ट डिस्प्ले के बाकी कुछ कहता, हुआन ने कहा ब्रेकफास्ट, जान ने ब्रेकफास्ट खाया, इबो ने कहा हाँ मैंने तैयार किया था। हुआन ने कहा तुमने तैयार किया था एंड क्या तैयार किया था, इबो ने जो भी बनाया था वो सब कुछ हुआन को बताया। हुआन ने इबो की तरफ देखते हुए कहा सीरियसली मैन, साथ अभी अभी जागा है तो हम उसे इतना ज़्यादा हैवी फूड इस वक्त नहीं दे सकते, इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है। इबो ने हुआन की तरफ देखते हुए कहा तो ये मेरी वजह से हुआ है। हुआन ने कहा नो एग्जैक्टली मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे इसमें कोई गलती नहीं है। वो थोड़ी गलती है लेकिन तुम्हारी ज़्यादा गलती नहीं है, सारी गलती इंसान की है। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये अपनी बेसिक्स भी भूल चुका है, इसकी प्रॉब्लम क्या है। लिटरली मुझे इसकी प्रॉब्लम समझ नहीं आती। ये एक काम ठीक करता है 10 बिगाड़ देता है। अपनी बॉडी को इतना फॉर ग्रांटेड क्यों लेता है। इसे पता था कि अगर ये खाना खाएगा तो उसकी बॉडी के साथ यही कुछ होगा, यही हो रहा है। मुझे नहीं समझ आता, सीरियसली मुझे कुछ नहीं समझ आता। लेकिन तो वहाँ से फ्रस्ट्रेट लोग के साथ जान को ऑब्जर्व कर रहा था एंड हाउसवान भी यही कर रहा था। वो जान के वाइटल्स चेक कर रहा था एंड कुछ और इंजेक्शंस वो जान को दे रहे थे। फाइनली ऑलमोस्ट आधे घंटे तक जान को चेक करने के बाद हाउसवान ने खड़े होते हुए कहा हाँ अभी के लिए सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है एंड अमेजिंगली सरप्राइजिंगली उसकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। नहीं हुआन का? वान ने आगे बढ़ते हुए कहा सही कह रहे हो तुम। इसके पास नीबू की तरफ देखते हुए कहा नीबू क्या हम बाहर चलकर कुछ बात कर सकते हैं। नीबू ने सान की तरफ देखते हुए कहा क्या हम यहाँ बात नहीं कर सकते। वान ने सान की तरफ देखा, देन बच्चों की तरफ देखा, देन फिर नीबू की तरफ देखते हुए कहा आई थिंक मैं बाहर चलना चाहिए एंड बच्चों आई थिंक तुम लोगों को भी सान को थोड़ी देर अकेला छोड़ देना चाहिए, डैड आराम कर रहे हैं। बट ईसा एंड यूजा ने तुरंत वान की तरफ देखते हुए कहा नो हम डैड को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यूजा ने सान को पकड़ते हुए कहा आई विल स्लीप विद डैड। ईसा ने कहा मैं भी डैड को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं डैड के पास ही रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा दादा, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो वो इबो को देखने लगा एंड इबो दोनों बच्चों को देखने लगा। वान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा ओके ठीक है एक काम करते हैं, जब तक मैं तुम्हारे डाडा के साथ बात कर रहा हूँ तब तक तुम सान को कंपनी दो, कैसा रहेगा। एंड वान की बात सुनकर कहीं ना कहीं ईसा एंड यूजा खुश हो गए थे, इसलिए उन्होंने बस सान को कस कर पकड़ लिया। वान ने कहा हाँ ठीक है इबो हम बाहर चले। ठीक है, तो उसने इबो की तरफ देखा, इबो ने सिर्फ वान की तरफ देखा, फिर जान की तरफ देखा। जाना तो नहीं चाहता था लेकिन फिर भी उसने अपने कदमों को बाहर बढ़ा लिया था। अब पूरा ग्रुप उस रूम के बाहर आ गया था। हाउसवान ने दरवाजे को अच्छे से बंद करते हुए कहा हाँ सो लेट्स डिस्कस व्हाट एक्जैक्टली हैपेंड। ठीक है, तो वो सबकी तरफ देखने लगा। वान ने कहा एंड तुम्हें क्या लगता है हाउसवान। हाउसवान ने कहा अभी तक तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, वीकनेस है वो धीरे धीरे कर जाएगी। एंड माइंड इबो जब जान तुमसे बात कर रहा था तो ही वॉज ओके। इबो ने कहा व्हाट यू मीन। वान ने कहा कोई सिम्टम्स कुछ भूलने के, याद करने के, उसने कुछ पूछा तुमसे। इबो ने कहा व्हाट एक्जैक्टली आर यू आस्किंग। वान ने कहा पिछले हादसे के बारे में उसने कोई बात की। इबो इस बात पर चुप हो गया। वान ने कहा नहीं की ना। इबो ने कहा मैंने सच कुछ नहीं कहा। वान ने कहा बिहेवियर कैसा था उसका। इबो ने कहा मुझे तो सब कुछ ठीक ही लगा। हम लोगों ने थोड़ी सी बात की थी एंड जानगा ने शेयर किया। उन्होंने मुझसे पूछा था कि उस दिन क्या हुआ है। वान ने कहा एंड तुमने। इबो ने कहा मैंने उन्हें बताया। वान ने कहा एंड उसने क्या रिएक्ट किया। इबो ने कहा ही वॉज सैड। वान ने कहा तो तुमने उससे पूछा कि उसने अपनी बॉडी के साथ एक्जैक्टली ऐसा क्यों किया, कुछ पूछा तुमसे। उसने कुछ शेयर किया। इबो इस बात पर चुप रह जाता है क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही थी, जान ने उसके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं इबो का दिल खट्टा करने के लिए काफ़ी थी। वो सिर्फ एक बिट्रेल लोग के साथ जान को देख रहा था जिसकी आंखें बंद थी। वान ने खड़े होते हुए कहा जान सान 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 मुझे समझ नहीं आता इसकी प्रॉब्लम क्या है, कि कभी अपनी चीज़ कुछ शेयर क्यों नहीं करता। इसने कुछ शेयर नहीं किया ना, एक बार फिर से वही सब कुछ हो रहा है। एंड सुबह सुबह उसका बिहेव कैसा था। इबो ने कहा ही वॉज हैप्पी एंड ही बिहेव लाइक सब कुछ नॉर्मल है। वान ने कहा एज एक्सपेक्टेड। वो फिर से वही साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है, लाइक प्रिटेंड करना कि सब कुछ नॉर्मल है एंड जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में कोई बात नहीं की जाएगी। पर ऐसा इस बार नहीं चलेगा। अगर हमने एक बार फिर से सान को इस तरीके से छोड़ दिया
देन ही विल अगेन प्ले द गेम एंड वो खुद को फिर से शट कर लेगा। और मैं इस बार ऐसा नहीं होने दे सकते इबो। हम लोग ने डिस्कस किया था ना, मार्ता ने तुम्हें शेड्यूल दिया था। आई होप तुम उस चीज़ के लिए रेडी हो। इबो ने कहा पर आपको नहीं लगता है कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाएगा? वान ने कहा कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं होगी, क्योंकि अगर हमने अभी डिले कर दिया तो जान एक बार फिर से खुद को शट कर लेगा एंड उसके बाद उसको ओपन अप करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए मैं तुम्हें यह सजेस्ट करूँगा कि तुम जान के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट प्रेशराइजेशन इस्तेमाल करो। आई मीन उसे थोड़ा सॉफ्टली प्रेशराइज करो एंड कहीं ना कहीं उसे इस तरीके से बिलीव कराओ कि वो तुम पर ट्रस्ट कर सकता है एंड वो खुद को ओपन अप तुम्हारे साथ कर सकता है। एंड जिस तरीके से वो तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करेगा, आई एम डैम श्योर वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक खुद को इम्प्रूव कर पाएगा। जान की मेंटली स्टेट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि वो अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करता है एंड वो वहाँ से भागता है। एंड उसके पास जो इनसिक्योरिटीज़ है वो इनसिक्योरिटीज उसे अगल बगल से फील होती हैं। जब वो बढ़ती हैं तो जान इस तरीके का कोई कदम उठाता है। तो ईबो तुम्हें उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी होगी, उसे बिलीव कराना होगा, ट्रस्ट कराना होगा कि तुम उसका हाथ कभी नहीं छोड़ोगे, तुम उसके साथ खड़े रहोगे, उसके हर अच्छे बुरे में वो जैसा भी है तुम उसे एक्सेप्ट करोगे, उसे संभालोगे। एंड नाइस ऑफ तुम जान को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रहे हो, तुम जान के उस डार्क पास्ट को भी जो जान के लिए बहुत अगली है उसे भी तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। एंड इस चीज़ का बिलीव तुम उसे जब कराओगे देन आई थिंक इम्प्रूवमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद ग्रेजुअली हम लोग बाकी मेडिकेशंस फॉलो करेंगे एंड सब कुछ ठीक रहा तो जान को इस बात के लिए भी कन्विंस करेंगे कि वो एक बार फिर से अपनी थेरेपी को शुरू करे। मार्ता के साथ जो उस टाइम सेशंस रोक दिए थे वो सेशंस को कंटिन्यू करे एंड इस बार तुम भी उसको सपोर्ट करना तो मे बी जान कम्प्लीटली हील हो सके अपने उस डार्क स्कार से जो उसकी लाइफ में इस तरीके से आ चुका है कि जान की पूरी लाइफ ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मैस हो गई है। बट उसके लिए सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम इस चीज़ में जान के साथ आगे जाना चाहो तभी। मैं तुम्हें पहले भी कहा था एंड आई एम अगेन सेइंग दैट मैं तुम पर डाउट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सिर्फ एज अ डॉक्टर, एज जान का फ्रेंड, एज अ मेंटोर तुमसे कह रहा हूँ। जान का हाथ तभी थामो जब तुम आगे तक उसके साथ जा सको एंड तुम्हें खुद पर यकीन हो कि तुम जान का हाथ कभी नहीं छोड़ोगे तभी। क्योंकि एक बार अगर जान को तुम पर बिलीव हो गया एंड उसके बाद उसका वो ट्रस्ट टूटा तो आई डोंट थिंक सो कि वो कभी परस्पर के वहाँ आगे अपनी बात को कंटिन्यू कर पाता। इन्होंने लिटरली अपनी डिटरमाइंड वॉइस में कहा नेवर नेवर एवर, यहाँ तक मैंने जान का हाथ थामा है। आपको लगता है क्या मैंने छोड़ने के लिए थामा है? नो, सानका को मैं बाहर लेकर आऊँगा, उनकी हर चीज़ से मैंने बाहर लाकर खड़ा करूँगा एंड उसे फिर से वही सान बनाऊँगा जिसे मैं जानता था। मेरे सानका कावट नहीं है, वो चुपने वालों में से नहीं है। ही इज़ अ ब्रेव मैन। और मेरे लिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग मैन की डेफिनेशन है ना तो नो डाउट सानका है, क्योंकि उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी जो यहाँ खड़ा हुआ है, जो मुझे देखकर अभी भी मुस्कुराने की हिम्मत रखता है ना, क्या उससे भी ज़्यादा ब्रेव कोई हो सकता है? सानका की सारी इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाएगी। आई विल फिनिश ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी स्कार उनकी लाइफ में नहीं रहेगा, सिर्फ हैप्पीनेस होगी। एंड आई प्रॉमिस यू सानका एक बार फिर से वही शाइनिंग सान बनेंगे जिसे पूरी दुनिया जानती थी एंड ये पूरी दुनिया उसे एक बार फिर से एडमायर करेगी। मैं सानका को हर वो खुशी, हर वो सपना दूंगा जो इस पूरी दुनिया ने मुझसे छीन लिया है। इस चीज़ के लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, आई विल डू दैट विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। वो कैसी बातें सुनकर अचानक सिर्फ अपना मुंह मोड़ लेता है एंड वही पिलर का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है। एंड वान एंड हाउशवान सिर्फ इबो को देख रहे थे। कुछ देर के लिए सब लोग सिर्फ शांत थे। तभी वान ने कहा ओके आई क्वाइट अप्रिशिएट यू बट बहुत मुश्किल होगा। इबो ने कहा नो प्रॉब्लम, आई हैव टू वेट। वान ने कहा ओके वेट, चलो वेट ही करते हैं, बैठ कर सान को भी थोड़ा टाइम लगेगा जागने में, हॉल में चले। इबो ने कहा वान ने हाउशवान की तरफ देखते हुए कहा बाकी सारे टेस्ट। हाउशवान ने कहा टीम कर रही है, मैंने उन्हें सैंपल्स दे दिए हैं। वान ने कहा इसके बाद सभी लोग हॉल में आ जाते हैं। सब बस शांत बैठे हुए थे, किसी के पास कहने के लिए कुछ था नहीं एंड क्या पूछा जाए इसके बारे में सवाल था। सब लोग सिर्फ बैठ कर इधर उधर देख रहे थे एंड कहीं ना कहीं इबो को देख रहे थे जो कहीं ना कहीं अपने आप में खोया हुआ नजर आ रहा था। अब वक्त ऐसे गुजर जाता है ऑलमोस्ट 4 घंटे के बाद। धीरे धीरे सान को होश आने लग गया था। उसकी धुंधली सी आंखें 3 सर पारी हो रहा था, लेकिन फिर भी वो सामने के विजन को क्लियर करने की कोशिश करता है एंड कुछ देर के बाद उसका विजन क्लियर हो भी जाता है। सान को अपने ऊपर कुछ हैवी सा फील होता है। उसने साइड में देखा तो दोनों बच्चे उस सान को ग्रैब कर लेटे हुए थे। जान जैसे तैसे कर अपना हाथ ऊपर उठाता है एंड दोनों के बालों को हल्के से सहलाता है एंड जैसे ही जान ये करता है उसे महसूस होता है उसके हाथ में आईवी ड्रिप लगी हुई थी एंड वो देखते के साथ ही उसे रियलाइज हो जाता है कि अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था। धीरे धीरे कर वो सारे इंसिडेंट क्लियर होने के साथ ही जान ने कस कर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने लिटरली में दांत पीसते हुए कहा शिट 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 शिट। अब उसे लगेगा कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है एंड जान मैं सिर्फ उसे हैप्पी करना चाहता था, इसीलिए मैंने वो ब्रेकफास्ट खा लिया। बट मैं उसे कैसे उदास देख सकता था, मुझे पता था ये हैप्पी हो जाएगा एंड
ठीक है। तो इंसान सिर्फ खुद में ही खुद को कोस रहा था। एंड एट लास्ट वो खुद को खड़ा करने की कोशिश करता है, अपने हाथ में से अपनी हैवी ट्रिप निकालता है, ईसा एंड यूसा को साइड करता है, पूरे रूम में देखने लगता है। पूरे रूम में ईबो कहीं नहीं था। एंड इस वक्त जान को सिर्फ ईबो का वही बिट्रेयल वाला फेस याद आ रहा था। उसके फेस पर वो आंसू याद आ रहे थे जो कहीं ना कहीं इंसान के दिल को सिर्फ खट्टा कर रहे थे। जान ने जैसे जैसे करके अपने पाँव को जमीन में रखा है, खुद को खड़ा करने की कोशिश की। उसे डिजी फील हो रहा था, वीक फील हो रहा था, पर अभी कभी उसे ईबो से मिलना था, वरना हो सकता है उन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। एंड जान इस मोमेंट पर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। वो ईबो को बताना चाहता था कि वो सब बस सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर सान की वो बैड बॉडी हालत की वजह से हुआ था। सान ईबो के उस खाने की वजह से बीमार नहीं हुआ था। वो बस सिर्फ ईबो को यही यकीन दिलाना चाहता था। एंड उसके लिए उसे ईबो से अभी कभी बात करनी होगी। इसीलिए सान जैसे जैसे कर खुद को उस रूम के बाहर निकालता है। दरवाज़ा खोलता है तो कॉरिडोर बिल्कुल शांत था। इनफैक्ट पूरा घर ही बहुत शांत लग रहा था। सान को नहीं पता था कि वो कहाँ होगा, इसीलिए वो बस एमलेसली उस कॉरिडोर में चल रहा था, उस कॉरिडोर का सहारा लेते हुए। उसने उसी कॉरिडोर से नीचे देखा तो हॉल में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, सो रहे थे या जो भी कुछ कर रहे थे। सान को समझ में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसे दिखाई दिया कि हुआन एक सोफे पर सो रहा है। वहीं उसके बगल में आशुआन भी बस सोफे पर बैठकर आंखें बंद कर लेटा हुआ है। मे बी वो भी सो ही रहा है। एंड काफ़ी सारे और भी लोग हैं। सान को रियलाइज़ हुआ कि अब तो दिन भी ढलना शुरू हो चुका है, शाम सी हो गई है। इसका मतलब काफ़ी लंबा वक्त हो गया सान को सोते सोते। एंड उस पर भी सब लोगों के बीच में उसे ईबो नज़र नहीं आ रहा था। एंड ये चीज़ सान की टेंशन को और ज़्यादा बढ़ाती जा रही थी। सान ने अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा, ईबो कहाँ हो तुम? आई होप तुम ठीक होंगे। आई मीन तुम्हें बुरा ना लगाओ। आई एम सॉरी बेबी। हर बार मैं सारी गड़बड़ कर देता हूँ। एंड तुम बस सैड हो जाते हो। सब कुछ मेरी वजह से। ये कहते हुए सान खुद में बड़बड़ाता हुआ जैसे जैसे कर सीढ़ियों को नीचे उतरता है। एंड वो बस नीचे पैसेज में चलने लगता है। हॉल में एक बार नजर घुमाता है, लेकिन उसे ईबो वहाँ पे नजर नहीं आता। सामने किचन में भी कोई नहीं था, खाली पड़ी हुई थी किचन। सान सिर्फ आगे बढ़ने लगता है। एंड जैसे वो आगे बढ़ रहा था, फाइनली उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ दो लोग बहस कर रहे थे, ऐसी आवाज़ें, लेकिन उस एक आवाज़ में ईबो की आवाज़ थी। एंड ये चीज़ सान के लिए काफ़ी थी। एंड वो उसी आवाज़ का पीछा करने लगता है। ऑलमोस्ट 5 मिनट चलने के बाद ही उस पैसेज के एंड वाले साइड में दो लोग आपस में बहस कर रहे थे। एंड वो आवाज़ चैंग और ईबो की थी। वो सुनकर सान एकदम से अलर्ट हो जाता है। वो थोड़ा जल्दी चला जाता था, पर सान की बॉडी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, इसलिए सान अपने कदमों को चाह कर भी बढ़ा नहीं पा रहा था। लेकिन आवाज़ें काफ़ी तेज़ थी। चैंग ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ अब तो मान जाओ और क्या बर्बाद करने का इरादा है? ईबो ने कहा, चैंग बस बहुत हो गया, मैं सान के बारे में एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। चैंग ने कहा, क्यों नहीं सुनोगे तुम? हाँ क्यों नहीं सुनोगे? उसने तुम्हें पूरी तरीके से पागल करके छोड़ दिया है कि तुम्हें अभी भी नजर नहीं आ रहा कोई चीज़। जैसे ही सान एक ही सुनता है वो रुक जाता है, उसके कदम ऑटोमेटिकली थम जाते हैं। ईबो ने चीखते हुए कहा, सान का इसमें कोई गलती नहीं है। चैंग ने कहा, हाँ उसकी गलती नहीं है? सीरियसली? क्या उसे पता नहीं था कि वो सब कुछ अगर खाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा? देन उसने वो सब कुछ क्यों खाया? ईबो ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स इसलिए खाया क्योंकि वो सब कुछ मैंने बनाया था। चैंग ने कहा, तो तुम उसे जहर भी दे दो, वो भी खा लेगा? ईबो ने कहा, नो डाउट वो खा लेंगे। चैंग ने कहा, यही तो उसकी गड़बड़ है, यही तो सारी प्रॉब्लम की जड़ है कि वो अपनी बिल्कुल परवाह नहीं करता। वो अपने आप को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। एंड उसकी बर्बादी तुम्हारी बर्बादी का कारण है। अगर उसे कुछ भी होता है तो तुम अपना मानसिक संतुलन खो देते हो, तुम पागल हो जाते हो ईबो। एंड अभी भी बिल्कुल यही हो रहा है। अपने चेहरे की हालत जाकर देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हें बहुत लंबे वक्त से खाना नहीं दिया है। अपना वेट देखो, कितने ज़्यादा अंडरवेट हो गए हो। आंखों के नीचे कितने ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं। कितनी रातों से सोए नहीं हो। अगर कितना और ज़्यादा अपनी हालत को इग्नोर करोगे, खुद को इग्नोर करोगे इन सब चीज़ों के बीच में, तुम्हारा क्या ईबो? हाँ वो इतना बड़ा बिजनेस जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कब से बोर्ड मीटिंग्स को मैं टाल रहा हूँ, उन सब का क्या? हाँ तुम तो यहाँ अपनी दुनिया बसा कर बैठ गए हो। इस दुनिया के बाहर भी कोई दुनिया है क्या? उसकी कोई फिक्र है तुम्हें? क्या अपनी लान एम्पायर की कोई फिक्र है क्या? सिर्फ सान की ही फिक्र है? ईबो ने चिल्लाते हुए कहा, सिर्फ सान का की फिक्र है मुझे। चैंग ने लिटरली ईबो की तरफ हंसते हुए कहा, तुम्हें उसकी फिक्र है? उसे तुम्हारी कितनी फिक्र है ईबो? इस बात का ईबो पर कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ अपनी हाथों को मुट्ठियों को बांध लेता है एंड चैंग को खूने लगता है। चैंग ने कहा, इस बात का जवाब तो मुझे कि सान को तुम्हारी कितनी फिक्र है? वो तुम्हारी परवाह करता है? मरने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा। एंड तुम तब भी बाहर खड़े हुए थे बेवकूफ़ों की तरह, अब भी बाहर खड़े हुए हो पागलों की तरह। तुम कल भी उसकी प्रायोरिटी नहीं थे और तुम आज भी उसकी प्रायोरिटी नहीं हो। तुम सिर्फ खुद के साथ मजाक कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं वो सान तुम्हारे साथ खेल रहा है और तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। इतना तो उसने बर्बाद कर दिया तुम्हें, और कितना बर्बाद करेगा जब तुम रुकोगे। ठीक है तो हुए जैसे ही चैंग ने कहा, ईबो ने चैंग के कॉलर को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ ग्रैब करते हुए कहा, सान का के बारे में बोलना बंद करो। चैंग ने कहा, वरना क्या करोगे तुम? ईबो ने कहा, आई स्वेयर आई विल। चैंग ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, यू विल व्हाट? ईबो ने कहा, चैंग मैं लड़ना नहीं चाहता। सान का इतने लंबे समय के बाद जाके है, मैं माहौल को खराब नहीं करना चाहता। बस कुछ देर और रुक जाओ एंड उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपनी पूरी केयर करूंगा, अपना पूरा ख्याल करूंगा। मैं जानता हूँ तुम मेरी परवाह कर रहे हो, इसीलिए तुम इतना ज़्यादा गुस्सा हो, पर चैंग प्लीज़ बिलीव मी, मैं खुद की परवाह कर सकता हूँ। इंसान का जाकर वो मेरा ख्याल रखेंगे। चैंग जस्ट
प्लीज़ प्लीज़ कुछ देर के लिए। हाँ, आई एम सॉरी बड़ी, आई एम सॉरी, मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ तुम सब कुछ टेंशन में बोल रहे हो। मैं सारा काम छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गया हूँ। सही प्रेग्नेंट है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम बस ये हुए। वो बस चैंग को हेल्पलेसली देखने लगा। चैंग की आंखें भी भर आई थी। तो उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, फक फक फक। तुम अपनी ऐसी आवाज़ का इस्तेमाल करते हो, अपने आंसू का इस्तेमाल करते हो ना ईबो, यही चीज़ है जो मुझे रोक रही है। वरना आई स्वेयर आई वांट टू किल यू, आई किल यू, वरना आई विल किल यू। ठीक है, तुम्हें चैंग सिर्फ ईबो को घूर रहा था, ईबो चैंग को घूर रहा था। कुछ देर दोनों बस एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ सान का यहाँ खड़ा रहना ऑलमोस्ट मुश्किल हो गया था। चैंग के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, तुम उसे बर्बाद कर दोगे, सान तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम्हारा खुद का क्या है? अपने एम्पायर की परवाह करो, अपनी परवाह करो। तुम सिर्फ उसके हाथ की कठपुतली हो। ये सब कुछ सान के दिमाग में गूंज रहा था। एंड ये सब गूंजते गूंजते सान कब अपने कदमों को मोड़ लेता है उसे खुद ही रियलाइज नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे एंड बस हेल्पलेस सा फील कर रहा था। उस पूरे कॉरिडोर में, जिस कॉरिडोर से वो आया था, उसी कॉरिडोर को पीछा करते करते वो कब अपने रूम में वापस आ गया, ये सान को भी नहीं पता। एंड वो बस सोललेस सा बेड पर बैठ जाता है। पुराने सारे इंसिडेंट उसे याद आ रहे थे। उसे याद आ रहा था कि उसने कैसे ईबो की लाइफ को रुइन कर दिया। सान की एंजाइटी, उसकी इनसिक्योरिटीज एक बार फिर से उस पर हावी हो रही थी। उसके दिमाग में वही सब कुछ गूंज रहा था। पहला चाइना से ईबो को छोड़कर भागना, देन ईजा को ईबो से छिपाना, उसके बाद स्टेट्स में वो सब कुछ होना, ईबो को फिर कुछ ना बताना, उसे फिर साए में रखना। एंड उसके बाद जैज वाला इंसिडेंट, जैज का साथ वो बिट्रेयल, ईबो ने किस तरीके से सान को देखा था। एंड उसके बाद लास्ट सुसाइड अटैम्प्ट जिसने ऑलमोस्ट ईबो को खत्म कर दिया था। सान ने शायद खुद अपने हाथों से ईबो की जान ले ली है। चैंग इसमें गलत नहीं है, वो सही कह रहा है। सान ने ईबो को बर्बाद कर दिया है, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। जब तक सान ईबो की जिंदगी में रहेगा, ईबो का कुछ नहीं हो सकता। वो ईबो को सच में बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। ईबो की दुनिया यहाँ नहीं है, ये उसकी ज़िंदगी नहीं है। उसकी ज़िंदगी तो स्टेट्स में है, नहीं उसकी ज़िंदगी तो चाइना में है। चाइना का किंग है वो, वहाँ का एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर ईबो का है। ईबो का एम्पायर उसका इंतजार कर रहा है। सान का क्या है? सान का तो कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। सान अपनी सोच में जैसे बहुत डूब गया था। उसे खुद भी नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा गहरी सोच में डूबा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ चैंग एंड ईबो बस एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर साइड में बैठे हुए थे। चैंग ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें सोच लिया है? ईबो ने कहा, मैंने सोच लिया है, मैं और सान का चाइना वापस जाएंगे। चैंग ने कहा, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ जाएगा? ईबो ने कहा, मैं कोई रास्ता ही उनके पास नहीं छोड़ूंगा। उनकी जो भी परेशानी है मैं सब खत्म कर दूंगा। एंड प्लान ऑलमोस्ट तैयार है। चैंग ने कहा, आर यू श्योर अबाउट दैट? ईबो ने कहा, 101% श्योर। चैंग ने कहा, पर इसके बहुत सारे रिपरकशन हो सकते हैं। अगर जैसा तुमने सोचा है वैसा कुछ भी नहीं हुआ तो? ईबो ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, सब कुछ वैसा ही होगा। लूसी एंड मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया है। चैंग ने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, तुम सब कुछ पहले ही डिसाइड कर लेते हो। एंड आई डोंट नो, आई मीन तो चैंग सिर्फ अपने माथे को हल्के से सहला रहा था कि उसके सर में दर्द हो रहा था। ईबो ने कहा, ज़्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक होगा। चैंग ने कहा, होप सो। ईबो ने कहा, बाय द वे मुझे लूसी को कॉल करना था एंड उसे सब कुछ बताना था। शिट, मैं तो भूल ही गया। ठीक है, तो वो सिर्फ चैंग की तरफ देख लगा। चैंग ने कहा, तो कर लो, अब किसने रुका है? ईबो ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, मुझे ईसा एंड यूजा को भी जगाना था। आई मीन उनके शिट। चैंग, क्या तुम मेरा काम करोगे? चैंग ने कहा, नो मैं नहीं जाऊँगा। ईबो ने कहा, प्लीज़ प्लीज़ ईसा एंड यूजा को नीचे ले आओ, उनके खाने का टाइम हो रहा है। आई मीन बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा तो उन्हें रात में प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज़ प्लीज़ उन्हें जगा कर नीचे ले आओ। चैंग ने कहा, वो रियली मेरे साथ आएंगे? ईबो ने कहा, अगर तुम अच्छे से स्वीटली बिहेव करोगे तो डेफिनेटली वो अपने चैंग अंकल के साथ जरूर आएंगे। ठीक है, तो वो सिर्फ चैंग को हंसते हुए देखने लगा। चैंग ने इरिटेट होते हुए कहा, 2 मिनट तुम्हारी चिकी स्माइल, आई स्वेयर ये मेरी जान ले लेगी। ठीक है, तो चैंग फ्रस्ट्रेटेड सा लुक देकर फाइनली सान के रूम की तरफ बढ़ गया था एंड ईबो लूसी को कॉल करने लगता है। अब लगभग 5 मिनट के बाद चैंग कॉरिडोर में चलता हुआ सान के रूम में आता है, बहुत हल्के से दरवाजे को खोलता है। लेकिन जैसा नजारा चैंग ने अंदर एक्सपेक्ट किया था वैसा वहाँ कुछ नहीं था, बल्कि यहाँ तो एक इंसान बैठा हुआ था चुपचाप। एंड उसे देखकर एक चैंग थोड़ा सा झेप जाता है, क्योंकि इंसान बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि वो कहीं खो गया हो। चैंग ने अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए कहा, सान सान एकदम से अपने होश से बाहर आ जाता है एंड वो चैंग की तरफ देखने लगता है। सान ने तुरंत अपने आंसू को पूछते हुए कहा, चैंग? चैंग ने कहा, तुम ठीक तो हो? सान ने कहा, हाँ मुझे क्या होना है? आई मीन मैं ठीक हूँ। लेकिन तो सान बिस्तर का सहारा लेकर थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करता है। चैंग ने ईसा यूजर की तरफ देखते हुए कहा, मैं यहाँ बच्चों को लेने आया हूँ एंड आई थिंक मुझे ईबो को बता देना चाहिए कि तुम जाग गए। हाँ मैं अभी आता हूँ। ये तो चैंग दरवाजे की तरफ जाने वाला तभी सान ने कहा, रुक जाओ। चैंग ने कहा, क्या? सान ने कहा, 1 मिनट रुको, क्या मैं कुछ बात कर सकता हूँ? चैंग ने रुकते हुए कहा, मुझसे क्या बात करनी है तुम्हें? आई थिंक ईबो को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, वो बहुत टेंशन में है। सान ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, एंड उसकी वजह मैं हूँ, है ना? चैंग कहीं ना कहीं थम जाता है, वो बस सान को देखने लगता है। सान ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैंने ईबो की जिंदगी बर्बाद कर दी? चैंग ने सान की तरफ देखते हुए कहा, इसका जवाब देना शायद मैं कोई ठीक इंसान नहीं हूँ इसका जवाब देने के लिए। तुम खुद से पूछो कि तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है। सान ने अपनी नजर झुका ली। चैंग ने कहा, मैं तुमसे सिर्फ यही कहूँगा, जो कुछ है आई मीन जो बचा हुआ है उसे संभाल लो, इससे पहले बहुत देर हो जाए। यही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि ईबो को मैं नहीं रोक सकता।
पर एटलीस्ट मैं तुम्हें वार्न कर सकता हूँ। ये तो हुए चैंग सिर्फ जान को देख रहा था। जान ने एक गहरी सांस लिया, चैंग की तरफ देखते हुए कहा, बाय द वे जी कैसी है? चैंग ने जान की तरफ देखते हुए कहा, जी कहाँ से आ गई इन सब के बीच में? जान ने कहा, मैं बस जानना चाहता हूँ, वो कैसी है? चैंग ने कहा, ठीक है, जैसे होना चाहिए वैसी है। हाँ, तुम क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? मुझे लगता है कि तुम्हें उसके बारे में पूछना चाहिए। जान ने गल्प करते हुए कहा, क्यों नहीं पूछना चाहिए, वो मेरी दोस्त है। चैंग ने कहा, हो तो तुम्हें याद है कि वो तुम्हारी दोस्त है? जान ने सिर्फ चैंग की तरफ देखा, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा डर नजर आ रहा था। चैंग ने कहा, देखो मैं तुमसे लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, एंड मेरा गुस्सा तुम्हारे ऊपर है भी और नहीं भी है। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे तुम्हें कैसे हैंडल करना चाहिए, तुमसे क्या बात करनी चाहिए। तुम्हारा पास्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, आई एक्सेप्ट दैट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाकी सबकी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन कहीं ना कहीं तुम ऐसा कर रहे हो। तुमने पहले ईबो की लाइफ को डिस्ट्रॉय किया, देन जी की लाइफ को डिस्ट्रॉय किया, एंड इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया कि मैं दोनों को संभालते संभालते थक चुका हूँ। फॉर गॉड डैम इट सन, तुम्हें समझना होगा, ईबो एंड जी दोनों ही मेरी लाइफ के इतने ज़्यादा अनसेपरेबल पार्ट्स हैं कि अगर दोनों में से किसी को कुछ होता है ना तो मेरी जान निकल जाती है। पर तुम एक इकलौते ऐसे इंसान हो जो इन दोनों शख्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एंड तुम कर रहे हो। तुम्हें पता है ईबो का जब कॉल गया था कल, सी फोन पर थी, एंड उसने सब कुछ सुन लिया, एंड जैसे उसने सुना वो जिद करने लगी यहाँ पर आने की। सोच कर देखो, इतनी प्रेगनेंसी की हालत में, जबकि उसकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, वो यहाँ आने की जिद कर रही थी। एंड मुझे ही पता है कि मैंने उसे कैसे कंट्रोल किया है। उसे मैं नींद की दवा देकर छोड़कर आया हूँ ताकि वो उठकर परेशान ना हो, यहाँ आने की जिद ना करे। यही एक तरीका था उसे रोकने का, इसके अलावा मैं उसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि तुम जो यहाँ हो एंड तुम्हें जरा भी कुछ होगा तो सी को यहाँ आना ही होगा। वो ऐसा सोचती है कि वही है जो तुम्हें संभाल सकती है, पर उसे कौन संभालेगा ये बात वो नहीं जानती। वो अपनी प्रेगनेंसी को रिस्क में ले रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम क्या कर रहे हो? लेकिन हुए वो सिर्फ जान को देखने लगा। जान और ज़्यादा गिल्टी महसूस करने लगा। उसने सिर्फ अपनी मुट्ठियों को बांध लिया। चैंग ने जान के साथ देखते हुए कहा, जान मैं तुमसे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने की उम्मीद करता था, पर तुम, मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए, पर प्लीज़ खुद को संभालो एंड खुद की केयर करो, क्योंकि तुम्हारी केयर करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं सिर्फ तुमसे यही कहूँगा कि तुम अगर खुद को जितना ज़्यादा वैल्यू दोगे उतना ही ज़्यादा ईबो एंड सी के लिए आसान होगा, एंड उनके लिए आसान होगा तो आने वाले तुम्हारे बच्चों के लिए आसान होगा। एंड मैं फाइनली सी एंड ईबो को वो मिल जाएगा जो वो चाहते हैं, एंड वो है तुम्हारी खुशी। पर उसके लिए तुम्हें भी मेहनत करनी होगी जान, तुम्हें भी स्टेप लेना होगा, एंड वापस से सुसाइड वाला कदम उठाकर मुझे नहीं लगता, मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि आगे तुम और क्या करोगे। ठीक है, तो चैंग सिर्फ जान की तरफ देखने लगा। जान ने अपनी मुट्ठियों को बीचते हुए कहा, आई एम सॉरी चैंग। चैंग ने कहा, तुम सॉरी मत कहो जान, इनफैक्ट मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील होता है। तुम्हारा पास्ट जानने के बाद आई स्वेयर जितना भी तुम्हारे लिए गुस्सा था मेरा वो सब जा चुका है, पर अपनी परवाह करो। जान एकदम से रुक गया। उसने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? चैंग ने कहा, क्या? जान ने कहा, मेरा पास्ट। चैंग ने कहा, जान हमें सब कुछ पता है, आई फील सो सॉरी फॉर यू। एंड प्रिंसिपल की जगह कुछ भी कहता, जान ने लिटरली चैंग की तरफ देखते हुए कहा, एंड उसकी आवाज़ में डर था। उसने कहा, मेरा पास्ट? चैंग ने कहा, हाँ वो एक्चुअली मार्था ने सब कुछ, लेकिन तो चैंग ने जान को सब कुछ बता दिया था कि मार्था ने किस तरीके से वो सब कुछ शेयर किया, एंड ईबो का उस पर क्या रिएक्शन था। एंड जैसे जान ने ये सब कुछ सुना उसे ऐसा लग रहा था उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है, उसकी सांसों से उखड़ती हुई सी महसूस हो रही थी, एंड बार बार सिर्फ पता नहीं कैसे ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे, एंड वो सिर्फ चुपचाप वहाँ बैठा हुआ था। एंड चैंग ऑलमोस्ट जान से सब कुछ कह चुका था, एंड मैं चैंग ने जान की तरफ देखते हुए कहा, आई रियली फील सॉरी फॉर यू, बट सब कुछ ठीक हो जाएगा जान, वक्त को समय दो, एंड खुद को भी समय दो, एंड ईबो एंड सबको संभालो, तुम यही कर सकते हो, एंड मैं भी तुमसे यही कहूँगा कि तुम यही करो, शायद इसके बाद सब कुछ आसान हो जाए। ठीक है, तो चैंग ने सिर्फ जान की तरफ देखा, एंड जान ने सिर्फ अनमने मन से नोट कर दिया। हे एवरीवन, आई होप मैंने आप लोगों को बोर ना किया हो, एंड आपको आज का चैप्टर भी पसंद आया हो। जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करना। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? जान को फाइनली पता चल गया कि ईबो को सब कुछ पता है, अब जान क्या करेगा? क्या कोई गैस कर सकता है? एंड ईबो किस प्लान के बारे में बात कर रहा है जो उसने लूसी के साथ मिलकर तैयार किया है? क्या इसके बारे में भी कोई गैस कर सकता है? अगर गैस कर सकता हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन ऑल योर्स। अपने थॉट्स एंड व्यूज़ मेरे साथ शेयर करना। बाकी व्हाट यू थिंक, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? ये जो इतना हैप्पी फैमिली वाला मोमेंट्स था क्या वो आगे भी बरकरार रहेगा? मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।